हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत ही नहीं बल्कि बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12 क्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कक्षा 12वीं केमिस्ट्री का, क्या कक्षा 12वीं केमिस्ट्री का पूरी किताब का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक क्लास को जरूर कीजिएगा। और यदि आप एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं क्या, इसका यदि आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, और पीडीएफ जो नोट्स होगा बिल्कुल फ्री होगा, क्या बिल्कुल फ्री होगा, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये आज की क्लास में क्या करेंगे, केमिस्ट्री मतलब कि क्या है, रसायन विज्ञान, क्या रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं के पूरे किताब का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में भी लगातार पूछा जा चुका है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इकाई सेल से आप क्या समझते हैं, क्या इकाई सेल से आप क्या समझते हैं, इसी को लिखना है, इसी के बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा, सिंपल सा साधारण आंसर होगा कि किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है एकक कोशिका या इकाई सेल कहलाता है। क्या एकक कोशिका या इकाई सेल कहलाता है, मतलब सीधा सा यहाँ पे यही समझना है कि किसी क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से, मतलब क्या, जिसकी पुनरावृत्ति से मतलब लगातार उसी चीज को हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण वो कर देगा, तो उसे ही क्या कहेंगे, कोशिका या इकाई सेल कहेंगे, एकक कोशिका या इकाई सेल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी आसान भी है, इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है, क्या विद्युत रासायनिक सेल क्या है, उदाहरण से समझाएं। क्या करना है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है उसको समझाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे विद्युत रासायनिक सेल, हेडिंग का निर्माण किए, क्योंकि जब भी आपको आंसर लिखना है तो हेडिंग के साथ लिखना है। क्योंकि क्या होता है कि एक टॉपर भी आपकी क्लास का होता है, क्या आपकी क्लास का एक टॉपर भी होता है और एक आप भी क्वेश्चन मतलब एग्जाम देते हैं, और दोनों के पास रहता है क्या, सेम क्वेश्चन रहेगा, क्या सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन टॉपर को फिर भी आपसे ज़्यादा अंक आता है और आपको कम आता है। इसका कारण यही है, इसका कारण यही है मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं टॉपर और आपके लिखावट में, क्या टॉपर और आपके राइटिंग में थोड़ा सा, आंसर राइटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तभी उसको एक बेहतर अंक दिया जाता है। तो आप क्या कीजिए, एक बेहतर राइटिंग स्किल को अपने अंदर डेवलप कीजिए, ऑटोमेटिक है कि आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे हेडिंग का निर्माण कर दिए विद्युत रासायनिक सेल, तो इसके बारे में लिखना है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है। तो इसका जो आंसर होगा कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। और इसमें थोड़ा सा और लिखना है, उदाहरण भी देना था कि इस सेल को गैल्वेनी अथवा वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। मतलब क्या है कि वैद्युत रासायनिक सेल जो है उसे गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण भी देना था, क्योंकि क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि उदाहरण से समझाएं। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में आप लोग उदाहरण भी देना नहीं भूलिएगा, उसका 2 पार्ट रहता है तो दोनों पार्ट का आंसर देना है। क्योंकि क्या होता है, एग्जाम पेपर जब आपको हम सोल्यूशन करवाएंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन का, करवा भी रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक होगा, वहां से आप जाकर फुल्ली बात कीजिएगा। तो क्या होगा, जैसे पहला है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है, इसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। ठीक है, 2 अंक का क्वेश्चन है, और उदाहरण से समझाएं तो उदाहरण के लिए भी आपको 2 अंक, 1 अंक मिलेगा। इस तरह से अंक दिया जाता है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण के लिए डेनियल सेल जो है एक वैद्युत रासायनिक सेल है। क्या, एक वैद्युत रासायनिक सेल। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है कि विलेयता संबंधी हेनरी का नियम क्या है, क्या है कि विलेयता संबंधी हेनरी का नियम जो है उसे क्या करना है, लिखना है। तो आंसर लिखने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको यही फॉलो करना है। सबसे पहला क्या लिखेंगे, हम लोग उत्तर लिखेंगे, यहाँ से उत्तर लिखें, इस वाला लाइन को आपको छोड़ देना है, नीचे वाला लाइन से लिखना स्टार्ट करना है कि विलेयता संबंधी हेनरी का नियम। ये हम लोग हेडिंग का निर्माण किए, आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम में 2 ही पेन का यूज करना है, पहला ब्लू और दूसरा ब्लैक। और ब्लैक पेन का यूज आप लोग मैक्सिमम क्या कीजिएगा, हेडिंग निर्माण के लिए कीजिएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे कि हेनरी का नियम,
स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है? गैस के दाब के समानुपाती होती है। अर्थात इसे कहा जाए कि गैस का विलयन के ऊपर दाब जितना अधिक होगा उसकी विलेयता उतनी ही अधिक होगी। क्या होगी? उसकी विलेयता उतनी ही अधिक होगी। और इसके हम लोग समीकरण के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा? P समानुपाती x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P समानुपाती x हो जाएगा। और P बराबर जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे एक स्थिरांक आएगा। क्या? समानुपातिक बदले एक स्थिरांक आएगा के एच आएगा। क्या? के एच आ जाएगा तो हो जाएगा P बराबर के एच एक्स हो जाएगा। यही समीकरण है। ठीक है। और जहाँ क्या जबकि या जहाँ के एच हेनरी स्थिरांक है, मतलब क्या यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है इसमें के एच जो है हेनरी स्थिरांक है। क्या है? हेनरी स्थिरांक है। बस आपको इतना ही लिखना है। उसके बाद चौथा प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि प्रसरण एवं प्रसरण दाब की परिभाषा दें। मल्टी वीवीआई क्वेश्चन है। क्या? मल्टी वीवीआई क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है केमिस्ट्री में कि प्रसरण एवं प्रसरण दाब की परिभाषा दें। आप लोग क्वेश्चन बैंक देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि मैक्सिमम टाइम मतलब जितना भी सेट रहता होगा ना या मॉडल पेपर जहाँ कुछ भी उठाए उसमें ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि प्रसरण एवं प्रसरण दाब की परिभाषा दें। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हम लोग चूँकि जानते हैं कि यह जो क्वेश्चन है 2 अंक का है तो इसलिए हमको मतलब इसका आंसर देना है लिमिट में ही देना है, लिमिट शब्दों में देना है। तो यहाँ से हम लोग उत्तर लिखें। इस लाइन को छोड़ करके नीचे वाला लाइन में हेडिंग का निर्माण करेंगे प्रसरण एवं प्रसरण दाब। क्या? प्रसरण एवं प्रसरण दाब। तो हेडिंग का निर्माण किए उसके बाद लिखेंगे इसमें कि शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपरागमय झिल्ली जिसे कि हम लोग एसपीएम के नाम से भी जानते हैं से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होना प्रसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रसरण। तो हमें देना था आंसर किसका? प्रसरण का देना था। और उसके बाद प्रसरण दाब। तो प्रसरण के बदले में क्या लिखें कि शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपरागमय झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होना ही प्रसरण कहलाता है। क्या? प्रवाहित होना ही प्रसरण कहलाता है। एवं वह आरोपित दाब जो प्रसरण क्रिया को रोकता है उसे प्रसरण दाब कहलाता है। मतलब उसे प्रसरण दाब कहते हैं। मतलब सीधा सा समझना है कि वह आरोपित बल, क्या? वह आरोपित बल जो प्रसरण की क्रिया को रोकता है उसे प्रसरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसरण दाब कहते हैं। बिल्कुल सटीक और शानदार आंसर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं? क्या? विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं? 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है सभी का सभी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आंसर इसका क्या होगा? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि विशिष्ट चालकत्व क्या होता है। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे। आंसर राइटिंग को स्किल जो होता है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे उत्तर लिखें, उसके बाद इस लाइन को छोड़ करके नीचे वाला लाइन से लिखेंगे विशिष्ट चालकत्व। ये तो हेडिंग का निर्माण हो गया। उसके बाद नीचे वाला लाइन से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे इसके बारे में कि अर्थात मतलब आखिर विशिष्ट चालकत्व है क्या। तो क्या लिखेंगे कि किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। मतलब क्या है कि किसी चालक के पदार्थ के मतलब किसी चालक पदार्थ के जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्या? विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब सीधा सा यहाँ पे समझना है कि विशिष्ट चालकत्व हम लोग उसे कहेंगे, किसे कहेंगे? जो होता है क्या? विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा को। क्या? विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा को हम लोग क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकत्व। अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा इक्वेशन के रूप में सिग्मा बराबर 1/ρ हो जाएगा। क्या? 1/ρ हो जाएगा। इसी आप लोग क्या? इसी आप लोग P नहीं समझिएगा। क्या? P आपको नहीं समझना है। यहाँ पे क्या है? र लिखा गया है और र जो होता है क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है। तो इसी के उल्टा को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। और इसे मतलब क्या? विशिष्ट चालकत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात सिग्मा बराबर 1/ρ। इसकी
इकाई जो होता है ओम मीटर इनवर्स होती है, ठीक है, इतना आपको लिख देना है। उसके बाद छठा जो क्वेश्चन दिया गया है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आप में से कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो क्या करते होंगे कि वीडियो को स्किप करके चल जाएंगे, फिर एक दो क्लास कहीं और दूसरे चैनल पे देखेंगे, फिर वहाँ से स्किप करके चल जाएंगे। और यदि आप ऐसा गलती करते हैं तो आपको एक बेहतर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि क्या है कि आपके पास मिनिमम जो समय बचा हुआ 4 महीना, क्या मैक्सिमम समय 4 महीना बचा हुआ है, और 4 महीना में यदि आप पूरा डेडिकेट अपने पढ़ाई के प्रति नहीं है तो आपको क्या है अच्छा एक अंक नहीं आएगा। क्योंकि क्या है कि बिहार बोर्ड का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका सिलेबस से रहेगा। और आप सिलेबस नहीं पढ़िएगा, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे होगा। तो छठा प्रश्न क्या है कि प्रतिजैविक पदार्थ क्या होता है। क्या प्रतिजैविक पदार्थ क्या होता है? सबसे पहले जिस प्रतिजैविक की खोज हुई उसका नाम दीजिए। क्या करना है कि पहला बताना है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि प्रतिजैविक पदार्थ के बारे में बताना है कि प्रतिजैविक पदार्थ होता क्या है। उसके बाद फिर क्या है कि सबसे पहले जो प्रतिजैविक की खोज हुई उसका क्या करना है, नाम लिखना है। तो यहाँ पे वही हम काम करेंगे, यहाँ पे उत्तर दिए, उसके बाद हेडिंग बना दिए प्रतिजैविक पदार्थ। क्या प्रतिजैविक पदार्थ, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रतिजैविक पदार्थ सूक्ष्म जीवों अर्थात जीवाणुओं, कवकों और फफूंदी द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकते हैं। क्या रोकते हैं या उनका नाश भी कर सकते हैं। वही क्या कहलाता है? प्रतिजैविक पदार्थ। मतलब फिर से एक बार समझिएगा कि प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों जैसे कि क्या होता है जीवाणु, कवकों, फफूंदों आदि के द्वारा उत्पन्न एक रासायनिक पदार्थ होता है जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की क्या करता है, वृद्धि को रोक देता है या उसका नाश भी कर सकता है। क्या उसका नाश भी कर सकता है। और यहाँ से क्या करना, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि अब प्रतिजैविक उन पदार्थों को कहा जाता है जो कम सांद्रता में सूक्ष्म जीवों की उपापचयी प्रक्रमों में रुकावट उत्पन्न करके उसकी वृद्धि को रोकते हैं अथवा उनका नाश करते हैं। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या था कि सबसे पहले किस प्रतिजैविक पदार्थ की खोज हुई है उसका नाम लिखना था। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहले पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पदार्थ की खोज 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई। मतलब यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस प्रतिजैविक की खोज हुई, तो इसका आंसर क्या होगा कि सबसे पहले पेनिसिलिन, क्या पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज हुई जो कि 1929 ईस्वी में, और इनके खोजकर्ता कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। क्या करना है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य को लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हेडिंग का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? न्यूक्लिक अम्ल हमारा हेडिंग हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल एक महत्वपूर्ण जैव अणु है। क्या है कि न्यूक्लिक अम्ल जो है एक अत्यंत महत्वपूर्ण जैव अणु है। ये भी जीवित कोशिकाओं के केंद्रक में न्यूक्लियोप्रोटीन या क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। मतलब सिंपल सा समझिए ना कि न्यूक्लिक अम्ल जो है ना एक महत्वपूर्ण जैव अणु है। क्या है? एक महत्वपूर्ण जैव अणु है। और ये भी जो होता है न्यूक्लिक अम्ल होता है जीवित कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लियोप्रोटीन या क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन और क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। और उसके बाद निकला है कि न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं जिसमें से पहला जो है DNA होता है। क्या पहला क्या होता है? DNA। और दूसरा यहाँ पे कर दीजिएगा, दूसरा क्या होता है? RNA होता है। क्या? RNA होता है। उसके बाद अगला यहाँ पे दिया गया है, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और लिखना था कि इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। तो देखिए इसके लिए भी 1 अंक दिया जाएगा हमें। तो सबसे पहले स्पष्ट रूप में यहाँ बता देना है कि इसके कार्य। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि न्यूक्लिक अम्ल के 2 मुख्य कार्य, ठीक है। तो पहला कार्य क्या है? पहला कार्य है कि द्विगुण या प्रतिलिपिकरण तथा
प्रोटीन संश्लेषण है। क्या? प्रोटीन संश्लेषण है दूसरा काम। ठीक है, उसके बाद अगला जो 8वां प्रश्न है हमारे पास जो दिया गया है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि 2 क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कारण बताएं। क्या करना है कि निम्नलिखित में कारण बताना है। तो सबसे पहला क्या है कि कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है। क्या करता है कि हम लोग जानते हैं जो कठोर जल होता है, मतलब कि जो खारा जल होता है, उसमें क्या करता है, साबुन फेन का निर्माण नहीं करता है। झाग का मतलब क्या हो गया, फेन। क्या हो गया, फेन का निर्माण नहीं करता है। इसका कारण क्या है? और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि साबुन से बेहतर सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है क्यों। बताना है कि साबुन से जो बेहतर होता है सिंथेटिक डिटर्जेंट, इसका कारण क्या है। तो सबसे पहला आंसर क्या है कि पहला क्वेश्चन था कि कठोर जल में साबुन झाग का निर्माण क्यों नहीं करता है। तो उसका आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर होगा कि कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन होते हैं। क्या होते हैं कि जो भी कठोर जल होता है, जो भी खारा जल होता है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम 2 प्रकार के आयन होते हैं और यह आयन सोडियम अथवा पोटेशियम साबुन को कठोर जल में घोलने पर क्रमशः अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब सीधा सा समझना है कि हमारा जो साबुन रहता है उसमें क्या रहता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होता है, और जो कठोर जल रहता है उसमें सोडियम अथवा पोटेशियम रहता है। ठीक है, तो इसको क्या करता है, साबुन को कठोर जल में घोलने पर क्या करता है, जब हम लोग कठोर जल में घोलते हैं तो अघुलनशील, क्या है, अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन में परिवर्तित कर देता है। और उसके बाद लिखना है, अतः इस अघुलनशील साबुन मल फेन की तरह पानी से अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पानी से अलग हो जाते हैं। साबुन जो होता है मल फेन की तरह, और हम लोग जब जानते हैं कि साबुन ही हमारा पानी से अलग हो जाएगा तो झाग का निर्माण कैसे करेगा, अर्थात फेन का निर्माण कैसे करेगा, यही कारण है। ठीक है, अब दूसरा कारण क्या है कि साबुन से बेहतर जो है सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है, इसका कारण देना है। तो इसका देखिए हम लोग बी नंबर दे दिए, और इससे एग्जामिनर को सीधा सा पता चलेगा कि स्टूडेंट जो है बी का आंसर दे रहा है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि साबुन से बेहतर सिंथेटिक डिटर्जेंट है क्योंकि साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता है, जबकि सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होता है मृदु जल तथा कठोर जल दोनों जल में कार्य करता है। मतलब सीधा सा समझना है कि साबुन से बेहतर हम लोग सिंथेटिक डिटर्जेंट को इसीलिए मानते हैं क्योंकि साबुन क्या होता है, वो तो कठोर जल में मतलब खारा जल में काम नहीं करेगा, झाग का निर्माण नहीं करेगा, लेकिन सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होता है वह किसी प्रकार की भी जल हो, चाहे वह मृदु जल हो या कठोर जल हो, दोनों जल में कार्य करता है। क्या, दोनों जल में कार्य करता है, दोनों जल में झाग का निर्माण करता है, फेन का निर्माण करता है, यही कारण है। ठीक है, और इतना आप यदि लिखते हैं तो इसके लिए आपको 2 में से 2 अंक जरूर दिया जाएगा। एग्जामिनर में उतना पावर नहीं है कि आपका अंक काट ले। ठीक है, उसके बाद 9वां प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन का क्लास करने से सिर्फ क्वेश्चन के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बल्कि क्या जानते हैं कि हमें आंसर राइटिंग कैसे करना है। क्या, हमें आंसर राइटिंग कैसे करना है, कैसे एग्जाम में लिखना है, इसका भी हमें पता चलता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्लास को आप बेहतर ढंग से देखिएगा, और आपको क्लास अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो में कमेंट करके अपना क्या है अनुभव बताइएगा कि आपको क्या कैसा लगा, और उसके बाद आपको किस टॉपिक पे अगला क्लास चाहिए, आपको किस चीज़ में दिक्कत होता है, कहाँ प्रॉब्लम है, आप लोग खुलकर बता सकते हैं अपना भाई समझ के। ठीक है, तो यहाँ पे 9वां प्रश्न क्या कहता है कि अवशोषण और अधिशोषण में अंतर दीजिए। क्या करना है, अवशोषण और अधिशोषण में अंतर दीजिए। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में हम लोग अक्सर गलती करते हैं और उसी गलती के वजह से हमें कुछ ही अंक दिया जाता है। तो इसमें क्या लिखना है, सबसे पहला हम लोग उत्तर लिखेंगे, इस लाइन को छोड़ेंगे, आंसर राइटिंग स्किल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला लाइन से लिखना स्टार्ट करना है। जैसे हम लिखे हैं कि अवशोषण और अधिशोषण में
प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। क्या है? अवशोषण और अधिशोषण में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। हम लोग भूमिका का निर्माण किए और उसके बाद आपको देखिए किस तरह से अंतर को लिखना है। वह किसी चीज़ के भी बारे में अंतर लिखने के लिए आए तो आपको इसी पैटर्न को, इसी तरीका को फॉलो करना है। तो सबसे पहला क्या है, एक बॉक्स निकालेंगे, बनाएंगे, जिसमें से क्या है कि दो चीज़ के बारे में अंतर लिखना रहे। यहाँ पे आया है कि अवशोषण, क्या पहला है अवशोषण और दूसरा है अधिशोषण। दोनों में क्या करना है, डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है कि क्या अंतर है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहला लिखेंगे अवशोषण के तरफ में, क्या अवशोषण के तरफ में लिखेंगे कि इस प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में समान रूप से वितरित रहते हैं। क्या रहते हैं? इस प्रक्रिया में, मतलब अवशोषण की जो प्रक्रिया होता है उसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में समान रूप में वितरित रहते हैं, जबकि इधर भी एक नंबर देना है, क्योंकि देखिए इधर एक नंबर दिए ने अवशोषण के तरफ, तो अधिशोषण में भी एक नंबर दे करके लिखना है कि इस प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के सतह पर जमा होते हैं। क्या होते हैं कि इस प्रक्रिया जो होता है अधिशोषण में जो होता है, एक पदार्थ जो होता है दूसरे पदार्थ के सतह पर जमा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे अंतर लिखना है। तो दूसरा अंतर क्या है, तो 2 नंबर दिए, उसके बाद लिखेंगे कि इनमें, क्या इसमें संपूर्ण पदार्थ में सांद्रण समान रहता है। मतलब क्या है कि अवशोषण जो होता है, अवशोषण में संपूर्ण पदार्थ में जो सांद्रण रहता है वह समान रहता है, मतलब कि बराबर रहता है। लेकिन वहीं 2 नंबर दे करके लिखना है कि अधिशोषण के बारे में बात किया जाए तो इसमें सतह पर अंदर की अपेक्षा सांद्रण अधिक होता है। क्या होता है कि अधिशोषण जो होता है ना उसमें सतह पर अंदर की अपेक्षा सांद्रण अधिक होता है। और वहीं अवशोषण के बारे में बात किया जाए तो अवशोषण में क्या होता है, संपूर्ण पदार्थ में जो सांद्रण की क्रिया होती है बराबर होती है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे लिखना अंतर, तो 3 नंबर दिए। उसके बाद लिखेंगे कि अवशोषण समान गति से होता है, मतलब अवशोषण की जो क्रिया होती है बिल्कुल समान गति से होती है। लेकिन इसमें अंतर क्या हो जाएगा, इसमें अधिशोषण के तरफ में, कि अधिशोषण शुरू में तीव्र गति से होता है। क्या होता है कि अधिशोषण जो होता है ना शुरू में तीव्र गति से होता है, पर उनकी अब रिक्त सतह नहीं रहता है तो धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। इसी तरह से आपको अंतर लिख देना है। और यदि इस तरह से आप अंतर लिखते हैं तो आपको 2 जोड़ जितना नंबर का क्वेश्चन होगा उतना अंक आपको ज़रूर दिया जाएगा। और यही अंतर लिखने का बेस्ट तरीका है। और हम गलती क्या करते थे, हम भी जब एग्ज़ाम नहीं दिए थे तो उससे पहले क्या करते थे, पहले अधिशोषण लिख दिए, उसके बाद 3 वो अंतर लगातार लिख दिए। ठीक है। और ओकर नीचे में लिख दिए क्या, अवशोषण, क्या उस ओकर नीचे में अवशोषण लिख के फिर लिखे अंतर। लेकिन ऐसे नहीं करना। और यदि आप इस तरह से अंतर लिखते हैं तो यह एक बेस्ट तरीका है और अच्छा है। ठीक है। उसके बाद चलिए लास्ट प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है 10 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि झाग प्लवन विधि से किस प्रकार के अयस्कों को सांद्रित किया जाता है, उदाहरण दें। क्या करना है कि आपका जो झाग प्लवन विधि है उसमें किस प्रकार के अयस्कों को सांद्रित किया जाता है उसी का क्या करना है, एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले उत्तर लिखेंगे और इस लाइन को छोड़ करके नीचे वाला लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे कि झाग प्लवन विधि से सल्फाइड अयस्कों को सांद्रित किया जाता है। मतलब क्या है कि आपका जो झाग प्लवन विधि है, क्या झाग प्लवन विधि है उसमें सल्फाइड अयस्कों को सांद्रित किया जाता है। किस अयस्कों को, सल्फाइड अयस्कों को सांद्रित किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए तो कॉपर पायराइट, क्या कॉपर पायराइट मतलब CuFeS2 जो इसका होता है रासायनिक सूत्र होता है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जिंक ब्लेड होता है। क्या, जिंक ब्लेड। और जिंक ब्लेड को हम लोग ZnS भी कहते हैं। क्या, जिंक ब्लेड को हम लोग ZnS भी कहते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं और आपको लगता है कि यह जो चैनल है आपके तैयारी के लिए यूजफुल है, आपको हेल्प करता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।